तो अब हम लेते हैं एक्टिविटी 2.1 और ये जो एक्टिविटी 2.1 है वो कह रहा है कि हम सेल का साइज कैसे एस्टिमेट करें, उस मेथड को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो एक माइक्रोस्कोप में जब हम स्लाइड व्यू करेंगे उसमें साइज अगर हमें डिटरमिन करना है तो एक सिंपल सा वे है। ये कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट रूलर लीजिए जिसमें कि मिलीमीटर में रीडिंग्स और मार्किंग्स दी हुई हैं, और उस रूलर को माइक्रोस्कोप पर जब स्टेज पर आप रखेंगे यूजिंग द मेजर एडजस्टमेंट स्क्रू, तो आपको एक सर्कुलर डायमेंशन दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर से, जहां से लाइट की विजिबिलिटी होती है। अभी हमने कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं रखा। अब जब आप रूलर रखोगे तो रूलर की मदद से आप इस एरिया का डायमीटर, यानी ये जो फोकस में आ रहा है इसका डायमीटर कैलकुलेट कर लो। रूलर में मान लीजिए कि वो जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 5 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ द दिस फोकस्ड एरिया। अब with the help of this conversion formula we can convert it into micrometers, यानी 1 millimeter is equal to 1000 micrometer। तो इसका मतलब अगर डायमीटर जो फोकस एरिया का है वो 5 मिलीमीटर आ रहा है, स्केल को हमने रख के देखा, तो यानी कि माइक्रोमीटर में इट विल बी 5000 माइक्रोमीटर। अब हमारे पास जो भी परमानेंट स्लाइड है या टेम्पररी स्लाइड जो भी हमने प्रिपेयर की है, हम इस रूलर को हटाकर वहां पर एक स्लाइड प्लेस करेंगे। और जब हम स्लाइड को प्लेस करेंगे, मान लीजिए हम इसको करके ही देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फोकस्ड में वो जो एरिया विजिबिलिटी दिखा रहा था, ये फोकस्ड एरिया है। अब हमने इसमें वो स्लाइड रख दी। तो जब हमने स्लाइड रखी तो स्लाइड के अंदर जो सेल्स का नजर आ रहा, तो उन सेल्स का जो अनियन सेल्स हैं उनको मेजर करेंगे। तो इसमें वहां पर हाउ मेनी सेल्स आर देयर, तो ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो डायमीटर में हमने रीडिंग लगाई उसमें हमको नजर आते हैं 25 सेल्स ऑफ अनियन इन पील, वी आर गेटिंग 25 सेल्स। अब एस्टिमेटेड साइज कैसे निकालना है, हमें दो चीजें पता हो गई। एक, इस डायमीटर का रेंज है 5000 माइक्रोमीटर और इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो है 25। तो सिंपल, अगर हमें एक सेल का साइज निकालना है तो पूरे डायमीटर को हम नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5000 माइक्रोन मीटर को हम 25 से डिवाइड करेंगे एंड 25 1s are 25 2s are, तो 200 माइक्रोन मीटर विल बी द साइज ऑफ वन सेल। एक सेल का जो साइज अनियन पील के सेल साइज का आ रहा है वो 200 माइक्रोन मीटर है। तो इस तरीके से हम साइज डिटरमिन कर सकते हैं सेल्स का। तो दिस इज वन वे। अब जो माइक्रोस्कोप का एस्टिमेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर जो बोल रहे हैं वो कैसे निकाला जाता है, तो दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस है। दोनों की अपनी अपनी मैग्निफिकेशन पावर है। मान लीजिए आईपीस का 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस का 10x है और आईपीस का भी 10x है, तो मैग्निफिकेशन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि 100x, यानी ये 100 टाइम्स मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को। वैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है। तो यानी कि माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, और ये माइक्रोस्कोप एक एसेंशियल टूल है फॉर स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर। कई सालों से साइंटिस्ट ने इस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करके उसके 3 डायमेंशंस को इम्प्रूव किया जिस पे उन्होंने काम किया। एक तो रेजोल्यूशन विच इज क्लैरिटी, दूसरा कंट्रास्ट, डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा है मैग्निफिकेशन। तो यानी कि किस किस पे काम किया, रेजोल्यूशन पे काम किया, कॉन्ट्रास्ट पे काम किया और मैग्निफिकेशन, ताकि विजिबिलिटी, क्लियरिटी एंड मैग्नीफाइंग पावर उसकी इंप्रूव हो सके। और इन्हीं को यूज करके स्टडी किया माइक्रोस्कोप को। नाउ देयर इज वन मोर माइक्रोस्कोप बिसाइड्स कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर यहाँ पे दिया है और इसकी जो कैपेसिटी है मैग्नीफाइंग पावर की वो बहुत स्ट्रांग है।
देन देर आर विजिबिलिटी। इसमें करते क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो प्रोवाइड करती है, विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इंस्टेड ऑफ लाइट, विजिबल लाइट। सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज करते हैं और उसकी मदद से हम बेटर इमेज पाते हैं, सुपीरियर रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली विजिबल होता है और जो स्केल है वो नैनोमीटर स्केल है, माइक्रोमीटर के जगह। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमको 3D सरफेस व्यू देता है ऑब्जेक्ट का, जबकि ट्रांसमिशन वाला हमारा इट गिव्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये ब्रीफली आइडिया। चलिए, ओवरव्यू लेने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स भी हमने देख लिए हैं। अब एक आपके टेक्स्ट बुक में स्केल दिया है, अब आप इसको देख लो, जो हमने बात पहले भी की थी। इस स्केल में आपको साइज डायमेंशन के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या साइज है। तो एक फिश एग का साइज यहाँ दिया है, अमीबा सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसका साइज दिया है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स सेल्स का जो साइज दिया है वो 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर की रेंज के बीच में आ रहा है। अब सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया यहाँ पर लोकेटेड है, यानी साइज रेंज उसका आप कह लो 10 नैनोमीटर ऊपर की रेंज पे जा रहा है, 100 नैनोमीटर प्लस। राइबोसोम का जो साइज है विच इज अ सेल ऑर्गेनेली, जिसमें हम पढ़ेंगे भी, 10 नैनोमीटर से बिलो जा रहा है, उसका मतलब 10 नैनोमीटर की रेंज का उसका आ रहा है ये वाला रेंज। प्रोटीन्स, लिपिड, दे आर जस्ट बिलो 10 नैनोमीटर रेंज। एंड एटम्स का भी साइज यहाँ पे दिया है 0.1 नैनोमीटर। तो अंदाजन आप अंदाजा लगा सकते हो अब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम व्यू कर रहे हैं तो ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल वाले यहाँ से, वी विल लुक अपॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ऑल्सो, while these are the organisms which we can see through our naked eyes also। बहुत क्लियरिटी नहीं बट फिर भी देख सकते हैं। these are macro, ये तो आपको विजिबल आसानी से होंगे। तो ये एक आइडिया आपको देना था रिगार्डिंग साइज। अब हम ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। Now we will deal with structure of cell। और इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल को लेने से पहले हमने ये ब्रॉड जो टॉपिक्स आपके पूरे चैप्टर में दिए हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं ये यहाँ पर। तो इनकी बात हमने पहले भी की थी कि सेल मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे, सेल वॉल करेंगे, सेल के जो इंटीरियर है उसके बारे में जानेंगे, वर्किंग सिस्टम है जो मेम्ब्रेन्स का उसके बारे में, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज, ये जो जितने ऑर्गेनेलीज दिए हैं सेल के अंदर जो ऑर्गन कह लीजिए वो। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी हाउ डू अ नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड, यानी कि कैसे करता है, डिवाइड कैसे करता है। तो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये तो कुल जिस्ट हो गया जो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत। तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल कब होता है, सेल मेम्ब्रेन कब होता है, तो इसको कॉन्सेप्ट को आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की आउटर मोस्ट लेयर होनी है, लेयर वो प्रेजेंट होनी है। एक्सेप्शनल नहीं है कि किसी में सेल मेम्ब्रेन ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर सेल के। लेकिन सेल वॉल होना एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है, वो प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, यानी कि इनके केस में ही मिलेगा। बाकी सभी में सेल मेम्ब्रेन ही
आउटर मोस्ट लेयर होगा। तो इसीलिए कहा गया कि ये एक यूनिवर्सल फीचर है जो सेल में प्रेजेंट होगा। कहीं हम ये नहीं लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर और एब्सेंट है वहां पर, नहीं, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सली सारे लिविंग सेल में प्रेजेंट होगा। सिर्फ एडिशनल प्रोटेक्टिव सेल वॉल लेयर किन्हीं सेल्स में प्रेजेंट है और किन्हीं सेल्स में नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्ट करती है एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये सबके लिए परमिएबल नहीं है, कुछ चीजों के लिए परमिएबल है। तो ये सिलेक्ट करती है किसको अलाउ करेगी और किसको नहीं अलाउ करेगी, एंट्री और एग्जिट दोनों चीजें। और हमारे सेल के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और CO2 एक आप कह सकते हो वेस्ट गैस है जो रिमूव करना जरूरी है। तो इन दोनों का इनटेक एंड आउटलेट दोनों इस सिलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। तो अब हमें ये समझना है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। सो हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। तो एक एक्टिविटी दिया है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि पोटैटो लिया, आलू के लगभग सेम साइज के पीसेस टुकड़े काटे, एक ये अब बीकर में पानी लिया। तो यानी कि बीकर ए में प्लेन वाटर लिया, उसमें कोई चीज ऐड नहीं करनी है, बस प्लेन पानी ले लिया। और बिफोर वी प्लेस दीज पीसेस ऑफ पोटैटो हम इनका इनिशियल वेट ले लेंगे, यानी स्टार्टिंग में हम इसका वेट ले लेंगे कितने ग्राम्स का है। एंड दोनों पीसेस को वे करने के बाद बीकर ए में जिसमें हमने प्लेन वाटर लिया उसमें रखा एक, तो दूसरा हमने प्लेन वाटर नहीं लिया। बीकर बी में हमने क्या लिया, शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, आप जो भी प्रेफर करो वो सोल्यूशन ले लिया। अब ये जो सोल्यूशन यहाँ लिया मेजरमेंट उनका 20% सॉल्ट सोल्यूशन लेना है या शुगर। तो अब आप 20% नहीं लेना चाह रहे हो तो आप सिंपल कर सकते हो कि उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दो, ½ टेबल स्पून ऐड कर दो, वट एवर यू प्रेफरेंस उसमें ऐड कर दो। मतलब सिर्फ इस कंपेरिजन क्या करना है कि इसमें हमने शुगर ऐड नहीं की, बीकर ए में नहीं की, लेकिन बीकर बी में हमने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी और मिक्स कर लिया। दोनों सेटअप को हम छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड, इट डिपेंड्स कि घंटों तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे, या फिर हम देखेंगे इन दोनों के पोटैटो के साइज में कोई नोटिसेबल चेंज दिख रहा है तो हम फिर उसको आगे के फेज के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। अब दोनों पीसेस को हम निकालेंगे और उसके बाद इनिशियल वेट लिया था, अब दोनों का दोबारा वेट लेंगे और कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर उन्होंने दिया है मदद के लिए कि इनिशियल में ए जो पोटैटो पीस ए बीकर में रखा गया उसका वेट और ये बी का, तो इनिशियल में दोनों सेम साइज हैं लगभग, लेकिन फाइनल वेट में अगर आप देख रहे हो तो डायमेंशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमें लग रहा है ए में और इसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट लग रहा है, यानी साइज में फर्क आ चुका है, ये बढ़ गया और ये घट गया। यानी कि द पोटैटो पीस विच वाज प्लेस्ड इन बीकर ए हैज स्वेल्ड while the potato piece which was placed in beaker B has shrink, उसका साइज छोटा हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है? Now this is the reason that we are going to understand कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसका साइज में इंक्रीमेंट हो गया। ये जो फिनोमेनन है ये हुआ है ऑस्मोसिस। And what is osmosis? We will understand from here. हम इसको यहां से समझेंगे। एक सेकंड, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बीकर 1 है जो ऊपर दिया है ए, उसमें सिर्फ हमने पानी लिया, सिंपल वाटर। तो अब आप ऐसे समझो कि वो जो पोटैटो पीस है जो सिंपल वाटर में रखा गया है उसके कंपैरिजन में जो सेल्स हैं पोटैटो सेल्स, उसके कंपैरिजन में उसके सराउंडिंग में प्लेन वाटर है। तो पोटैटो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए मूवमेंट दे दिया,
यानी कि वाटर जो कि बाहर प्रेजेंट है पोटैटो के, प्लेन वाटर है, तो वो अलाउ हो गया सेल के अंदर एंटर करने के लिए। क्यों अलाउ हुआ? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल डिटरमिन, वाटर को परमिशन है वो अंदर आ जाएगा। लेकिन ये क्यों मूवमेंट हुआ? क्योंकि जो पोटैटो सेल्स में वाटर का प्रेजेंस है साइटोप्लाज्मा में, उसका अमाउंट कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वहां पर सोल्यूट्स प्रेजेंट हैं पोटैटो के। यहाँ पर कोई सोल्यूट नहीं था, सिंपल प्लेन वाटर था। तो यहाँ आप मानिए वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ अमाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव करेगा जहां वाटर की क्वांटिटी कम है। जबकि बीकर बी में क्या हुआ? बीकर बी में हुआ कि जो शुगर सोल्यूशन रखा, वो शुगर सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो कम है एज कंपेयर टू द पोटैटो सेल। यानी पोटैटो सेल के अंदर भी एक सोल्यूशन है, साइटोप्लाज्मा इज अ सोल्यूशन, क्योंकि उसमें आपको सॉल्ट भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा, तो वो एक सोल्यूशन का ही काम कर रहा है। तो कह लो दो सोल्यूशन है, एक पोटैटो के अंदर साइटोप्लाज्मा में और एक बीकर के अंदर। दोनों सोल्यूशन में कहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा है वो डिटरमिन करेगा डायरेक्शन। तो यहाँ पर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के साइटोप्लाज्मा में हायर हुआ, तो वाटर को परमिशन मिल गई और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव आउट हो गया। किधर मूव आउट हो गया? इस बीकर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो गया। एक सेकेंड। सो वाटर का मूवमेंट किधर हो गया? वाटर का मूवमेंट पोटैटो सेल से बाहर की ओर। तो वाटर इस पोटैटो सेल से बाहर की ओर मूव हुआ, जिसकी वजह से इसका साइज रिड्यूस हुआ। जबकि जब प्लेन वाटर में रखा तो बीकर में जो पानी है वो पोटैटो के सेल्स के अंदर गया। क्यों गया? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बीकर में रखा प्लेन वाटर का ज्यादा है और सेल साइटोप्लाज्मा में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसीलिए वो अंदर गया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इट्स नेचुरली विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली होगा। क्या होगा? जहां पानी की मात्रा ज्यादा है वो वहां मूव करेगा जहां पानी कम है। तो यानी जैसे झरने में पानी ऊपर से नीचे जाता है ऑटोमेटिकली बिना एनर्जी को खर्च किए, वैसे यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पे किसने ट्रिगर किया, किसने कंट्रोल किया? कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन विल डिटरमिन। तो यहाँ पे दोनों सोल्यूशन तो है नहीं, यहाँ प्लेन वाटर, यहाँ सोल्यूशन है। तो ये जो सोल्यूशन है उसने डिटरमिन किया कि पोटैटो के अंदर पानी नहीं जा सकता, साइटोप्लाज्मा का वाटर वहां से सेल को छोड़ेगा और जिसकी वजह से ओवरऑल श्रिंकेज नोटिस करने को मिलेगी। इस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यानी ऑस्मोसिस को कहेंगे दैट वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया वेयर मोर वाटर and less dilute solution to an area with less water and more solute concentration until the concentration in the two areas become equal. This is very important. दोनों में का concentration जब तक same नहीं हो जाता movement चलेगा। This movement of water through selectively permeable membrane is called as osmosis. अब यहाँ पे osmosis चल रहा है, यानी ये जो हमने पिंक एरो से दिखाया है अंदर वाटर जा रहा है, तो क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है तो इसको कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। सेल के अंदर जा रहा है तो इसमें एंडोऑस्मोसिस का रोल कहेंगे और इसमें एक्सोऑस्मोसिस ऐड हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल टर्म है जो आपको आइडिया मिलेगा, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या फर्क है? ऑस्मोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल प्ले होगा, जबकि डिफ्यूजन एक सिंपल मैकेनिज्म है जो आप एक रूम में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने अगरबत्ती जलाई है, तो जिस पॉइंट पर आपने अगरबत्ती जलाई है उसकी अरोमा वहां पर फील करोगे। थोड़ी देर में आप देखते हो दूसरे कॉर्नर रूम के वहां पर भी आपको अगरबत्ती की स्मेल ऑब्जर्व करोगे, सूंघोगे तो आपको पता चलेगी। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जहां पर उस अगरबत्ती की अरोमा का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फ्यूम्स ज्यादा है, वो उस तरफ मूव करते हैं जहां वो कम है। तो दूसरे कॉर्नर ऑफ द रूम में वहां वो कम है, वहां मूवमेंट होगा, तो वो कहलाता है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन
विच अकर्स इवन विदाउट मेम्ब्रेन, जो बिना मेम्ब्रेन के भी काम चलेगा। जबकि ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ध्यान ये देना है सोल्यूट मूव नहीं कर रहा है, वाटर का मूवमेंट है अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड it is because of this only in plants water from the soil enters root cell by this process of osmosis। तो यहाँ पे एक फिगर दिया है नीचे, आप देख लो, डायग्राम की मदद से आपको बताया जा रहा है कि किस टाइप के सोल्यूशन को आपने रखा तो वहां पर क्या मूवमेंट हुआ। सो पहला है और सेल केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए दोनों का कंसेंट्रेशन, यानी कि ये जो पेट्री डिश में सेल का साइज दिखा रखा है, ये दोनों का कंसेंट्रेशन अगर सेम है, किसका, ये जो सेल है उसका और ये जो सोल्यूशन बाहर है उसका, दोनों का कंसेंट्रेशन अगर बराबर है तो सेल के साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, द साइज विल रिमेन द सेम। जबकि यहाँ पर जो मीडियम लिया है, जो सोल्यूशन लिया है मीडियम, वो डाइल्यूट है, बाहर जो है वो डाइल्यूट है, उसी को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कह सकते हैं। और इस कंडीशन में जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ पे होगा एंडोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से सेल का साइज आप देखो बड़ा हो जाएगा यहाँ से कंपैरिजन। यानी कि किसी भी सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन में आप रखोगे तो उस सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। जबकि इसका रिवर्स, यानी कि अगर आप सेल्स को कंसंट्रेटेड या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, सेल पानी छोड़ेगा बाहर मीडियम में, एंड एज अ रिजल्ट उसका साइज छोटा हो जाएगा, इट विल श्रिंक। तो ये तीन आपके डिफरेंट वेरिएशन सेल साइज में दिखा रहा है, और ये हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। तो आप जब सैलेड पे नमक छिड़कते हो, खीरा काटा उसके ऊपर, तो आप देखते हो खीरा पानी छोड़ता है, तो वो पानी छोड़ने का रीजन है एक्सोऑस्मोसिस, खीरे के सेल ने पानी को रिलीज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम एक सिंगल लाइन से दिखा देते हैं, जब सेल हम बनाते हैं तो हम कहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है बच्चों। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और इस सेल मेम्ब्रेन को अगर हम थिकनेस की बात करें तो नैनोमीटर में दिया है, आपका 7 से 10 नैनोमीटर की थिकनेस है, एंड 1 नैनोमीटर इज, यू कैन सी हियर द साइज इन केस ऑफ मिलीमीटर। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पर्पल कलर के दिखा रखे हैं, ये लिपिड की बाई लेयर है, ये पर्पल के, और इसमें 2 जोन्स हैं, एक स्फेरिकल जोन है जो पर्पल कलर का, और अंदर की ओर येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाया है, ब्राउन कलर की टेल्स दिखाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिपिड है इसमें इसके 2 सिरे होते हैं, लिपिड बाइलेयर के 2 सिरे होते हैं। एक होता है वाटर लविंग, जो पर्पल कलर से दिखा रखा है, हेड इज वाटर लविंग, और ये जो टेल जैसा दिखा रखे हैं दोनों तरफ से। तो बाइलेयर का मतलब क्या है, 2 लेयर है, एक ये वाली लेयर है जिसकी थिकनेस यहाँ तक, दिस इज 1 लेयर एंड दिस इज अनदर लेयर, दूसरी बाइलेयर है। और इसकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, तो जिसकी वजह से ये अपने आप को ओरिएंट अंदर की ओर करता है। इसकी जो टेल्स है अंदर की ओर, आप अब देखो ये हेड यहाँ है, ये हेड यहाँ है, तो ये आउटर फेस पे रहेगा, जबकि टेल अंदर की ओर पॉइंट करती है। रीजन क्योंकि वो वाटर रिपेलिंग है, जबकि हेड इज वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। अब ब्लू कलर के ये जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, ये हैं प्रोटीन, एंड दे आर लोकेटेड हेयर एंड देयर। तो उनका लोकेशन है, ऊपर की ओर भी लोकेटेड हैं, अंदर की ओर भी लोकेटेड हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि लिपिड और ये जो प्रोटीन, ये दोनों मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। एंड दिस वी डिस्कस कि मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है जो स्पेशल फैट मॉलिक्यूल है, और वाटर अट्रैक्टिंग वाला जो पार्ट है वो हेड है जो बाहर की ओर है, और वाटर रिपेलिंग वाला जो पार्ट है टेल, वो अंदर की ओर होगा। जबकि प्रोटीन्स हियर एंड देयर एम्बेडेड हैं उसमें,
जैसे तरबूज के अंदर वो ब्लैक कलर के जो उसके सीड्स हैं ना, यहाँ वहां को प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही वो भी प्रोटीन्स भी हैं. नाउ द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप, रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इसको फ्लूइड नेचर कहा गया है. जबकि प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन के अंदर गेट कीपर्स का काम करते हैं, जो सब्सटेंस को पास करने में मदद करते हैं, यानी इन्हीं के थ्रू मेम्ब्रेन पास होंगी, मॉलिक्यूल सॉरी पास होंगे. नाउ ये जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, ये मोज़ैक पैटर्न में है. तो मोज़ैक यू नो, सो मोज़ैक जो फर्श वाला वही कंडीशन है कि प्रोटीन्स यहाँ वहां स्कैटर्ड हैं इस लिपिड की लेयर में. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है वाया दिस सेल मेम्ब्रेन ओनली. अब ये एक्सेप्शनल केस हमने पहले बता दिया है आपको, और ये है कि सेल्स ऑफ प्लांट, fungi and bacteria have additional layer around the cell membrane, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सली प्रेजेंट है ही, इवन बैक्टीरिया में भी. लेकिन सेल वॉल 3 ही लोगों के पास है, और वो 3 लोग हैं प्लांट सेल, फंजाई एंड बैक्टीरिया. तो दिस इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. नाउ we will investigate the next step. ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑस्मोसिस के एंडो एंड एक्सो, इसको भी हम कर सकते हैं सेल्स के साथ, एंड देन चेक कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में भी. यानी यहाँ पे अनियन पील लिया है, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है अनियन पील. आप पील अनियन में निकालो या कोई लीफ का पीस लो और उससे आप सोल्यूशन में रखो, तो उसमें जो भी बदलाव होगा उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे नोटिस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आपने सीखा था ना इसी स्लाइड्स कैसे बनाई जाती हैं. एक एक्टिविटी वहां पर थी जहां पर अनियन पील का भी दिखाया था, और ये अनियन पील का रेड कलर का स्टेन है सैफ्रनिन, उसमें बनाएगा, और ये मेथिलिन ब्लू में. तो ह्यूमन चीक सेल का बनाया मेथिलिन ब्लू में. सिंपल सा है, अनियन पील को आप स्टेन करते हो जिस सैफ्रनिन स्टेन से, और उसको कवर स्लिप लगा के, वो मेथड आपको आइडिया. दोनों की माउंटिंग के फिगर यहाँ दिए हैं आपको, स्लाइड में दिख रहे हैं कैसे सेल्स का शेप है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेल्स पीसेस दिख रहे हैं अनियन में एक दूसरे से. एंड व्हेन आप देखो, ये तो हो गया प्लांट सेल का केस, और ह्यूमन चीक सेल एनिमल सेल है, तो उसमें को हमने यूज किया है सैफ्रनिन ब्लू स्टेन यूज किया, और उसके अंतर्गत ये देख रहे हैं. अब ये तो हो गया सिंपल सा कि ऑब्जर्व किया हमने, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो प्लांट सेल के साथ हम करेंगे कि रोयो लीफ पी लिया और ह्यूमन चीक सेल, इनको वाटर में ना रख के अब हम 20% शुगर सोल्यूशन में रख दें. यानी कि स्टेन तो करते हैं, स्लाइड प्रिपेयर किया है, लेकिन प्रिपेयर करते टाइम अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट ले रहे हैं. इसमें हम ले रहे हैं उसमें प्लेन वाटर की जगह 20% शुगर सोल्यूशन में हम इनको रखें, और उसके बाद उसको स्लाइड पे फिर से माउंट कर दें. थोड़ी देर में, कुछ समय के बाद हम उसको माउंट करें. एंड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि जब प्लेन वाटर की जगह हमने 20% शुगर सोल्यूशन ऐड किया उसको, अब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे थोड़ी टाइम के बाद, यानी स्लाइड बन के रख दी, उसके बाद आप ऑब्जर्व करिएगा. आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल रिमेन द सेम, यानी सेल वॉल का शेप तो इंटैक्ट है, लेकिन जो उसके अंदर साइटोप्लाज्मा है, जो उसके अंदर इनर कंटेंट बोला गया है, वो श्रिंक कर जाएगा, और आपको स्पेस भी दिखेगा बिटवीन द इनर एंड द आउटर बाउंड्रीज. यानी कि ये जो नीचे का फिगर है, अब आप देखो ए फिगर एंड बी फिगर किसके केस में लिया गया है? क्रेडल लिली रोयो वाली लीफ में पील को स्टडी किया. ये नॉर्मल वाटर में किया गया, और उसके बाद बी फिगर जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बी वाला, ये बी फिगर में आप देखो सेल का जो कलरिंग है ना, वो कितना नॉन यूनिफॉर्म हो गया. यानी कि जो सेल वॉल थी
उसने साइटोप्लाज्मा को श्रिंक हो गया है, तो सेल वॉल को उसने छोड़ दिया है, तो उतना गैप आ रहा है। यहाँ पे आप देखो एकदम यूनिफॉर्म है शेप, जो सैफ्रनिन का कलरिंग है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो जो आपने ऊपर पढ़ा था, रिवाइ चीजें समझी थी कि यहाँ पर हो गया है ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि 20% शुगर सोल्यूशन में हमने स्लाइड प्रिपेयर की। कैसे? वाटर को प्लेस करते हैं ना स्टेन के साथ, उसमें हमने शुगर सोल्यूशन रखा, शुगर सोल्यूशन ने उसको एक्सोऑस्मोसिस फिनोमेनन एग्जिबिट कर दिया, जिसमें सेल वॉल का साइज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइटोप्लाज्मा श्रिंक कर जाएगा। नाउ सेम कैन बी डन विद एनिमल सेल ऑल्सो। एनिमल सेल के साथ भी यही किया जा सकता है, चीक सेल। बट फर्क क्या है कि चीक सेल में सेल वॉल नहीं है, तो जब आप उसको कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखोगे, तो जब वाटर लूज करेगा तो सेल का पूरा साइज श्रिंक हो जाएगा, तो एनिमल सेल का शेप ही चेंज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अब हम समझेंगे कि एनिमल टिश्यू की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उसका रीजन है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। जबकि प्लांट आप देखते हो ना, रिजिड है। आप आरी लेकर किसी पेड़ को काटते हो, रीजन क्या है कि वो बहुत रिजिड है शेप, सेल वॉल मेक्स इट मोर रिजिड, एंड इट इज बिकॉज ऑफ सेलुलोज। तो सेल प्लांट सेल वॉल जो है, उसका जो सेल वॉल बना है वो सेलुलोज, इट्स अ काइंड ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कई ग्लूकोज यूनिट से कंबाइन होकर बना है। और यही कार्बोहाइड्रेट रफेज, सेलुलोज जो है रफेज का काम करता है, विच इज गुड फॉर डाइजेशन। जबकि फंजाई और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है, उसका कंपोजिशन अलग है, जो हम पढ़ेंगे।